आंख खुलती है और खिड़की के पर्दे हटाते हैं, घर के दरवाजे खोले जाते हैं और तब नजर आता है कि बाहर आकाश में धुंध सी छाई है। अब कई प्रश्न मन में उठते हैं। क्या ऐसे में बाहर एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक के लिए जाना ठीक है? ऐसे तमाम लोग जो स्वयं को फिटनेस फ्रीक्स मानते हैं, क्या ऐसे में एक्सरसाइज के लिए बाहर जाएं या नहीं? वो लोग जिन्हें श्वसन समस्याएं हैं या छोटे बच्चे हैं, उन्हें लेकर क्या सावधानी रखें? क्या सिर्फ कपड़े का मास्क लगाकर ही घर से बाहर जाना हमें सुरक्षित रख सकता है? क्या एयर प्योरीफायर्स हमारे लिए अच्छे हैं? और ऐसी बहुत सी बातें हम सभी के मन में उपजने लगती हैं। आज हम टोटल हेल्थ में विस्तार से बात करेंगे वायु प्रदूषण के बारे में और विशेषज्ञों से जानेंगे कि वायु प्रदूषण के खतरे यानी दुष्प्रभाव हमारी सेहत पर किस तरह से होते हैं और कैसे उनसे बचाव किया जा सकता है। जब वातावरण में प्रदूषण का स्तर अधिक हो, ऐसे में कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। नमस्कार, टोटल हेल्थ के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। कहते हैं जीवन में मिले जो मुफ्त में, उस चीज की कद्र नहीं होती। कद्र होने लगी है अब कि जब वक्त आया है। आजकल बहुत से ऐसे लोग जो श्वसन समस्याओं से प्रभावित हैं, उनको समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। सांस लेना एक अहम प्रक्रिया है, लेकिन कभी इस ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। तब जाता है ध्यान जब सांस फूलने लगती है, गले में खिचखिचाहट होने लगती है और ऐसा लगता है कि सांसें लेना बोझिल हो गया है। वायु प्रदूषण किस तरह से हमारे श्वसन तंत्र और पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, ये समझने की आवश्यकता है। वायु प्रदूषण क्या सिर्फ श्वसन रोगियों के लिए ही खतरा होता है? क्या PM 2.5 और PM 10 किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? किस तरह से PM 2.5 हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है और साथ ही सूक्ष्म कण PM 2.5 फेफड़ों और रक्त में कैसे प्रवेश करते हैं? बाहर छाई हुई धुंध स्मॉग है या फॉग? इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये हम विशेषज्ञों से समझेंगे। लंबे समय तक जब वायु प्रदूषण का प्रभाव रहता है, तो इससे क्या बच्चों के फेफड़ों के विकास यानी लंग डेवलपमेंट पर भी असर हो सकता है? ये बहुत से सवाल लोगों के मन में चलते हैं। क्या अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म प्रदूषण के बढ़ने से दमे का दौरा ट्रिगर हो सकता है या इसकी शुरुआत हो सकती है? क्या यदि व्यक्ति लंबे समय तक वायु प्रदूषण में रहता है यानी वातावरण प्रदूषण है, तो क्या इससे लंग्स को परमानेंट डैमेज भी हो सकता है? बहुत अहम सवाल है। क्या लंबे समय तक प्रदूषित वातावरण में रहना हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी प्रभावित कर सकता है? ओजोन यानी O3 किस तरह से कैंसर से संबंधित है? क्या इससे कई तरह की बीमारियों के होने का खतरा या संभावना बढ़ सकती है? ओजोन और कैंसर में क्या संबंध है? इसी के अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है और कैसे ये DNA को नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि वायु प्रदूषण जो है, कई तरह के दुष्प्रभाव उससे होते हैं। क्या प्रदूषण से होने वाले आनुवंशिक बदलाव पीढ़ियों तक रह सकते हैं? क्या जनरेशन्स में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है? कैसे वायु प्रदूषण में नैनो पार्टिकल्स सेल्यूलर एजिंग की स्पीड यानी उसकी गति को क्या बढ़ा सकते हैं? यानी अगर प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा है तो इससे हमारे शरीर के सेल्स क्या जल्दी एज करने लगते हैं? और क्या एयर प्योरीफायर वायु प्रदूषण की समस्या का एकमात्र प्रभावशाली समाधान है? ये तमाम बातें जानेंगे विशेषज्ञों से। जानकारी की शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट से और ये समझ लेते हैं कि वायु में उपस्थित वो कौन से तत्व हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे पल्मोनरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को और हमारे पूरे शरीर के अंगों को, कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा सिद्ध हो सकते हैं। वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के साथ सेहत के लिए खतरा भी बढ़ जाता है। लंबे समय तक प्रदूषित वातावरण में रहने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ता है।
श्वसन रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक और ऑटो इम्यून डिजीजेस, यहाँ तक कि कैंसर की संभावना भी हो सकती है। वायु में बढ़े हुए प्रदूषण के स्तर से बच्चों का विकास प्रभावित होता है और उन्हें भविष्य में कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। ऐसे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनमें वायु प्रदूषण के जटिल परिणाम अधिक देखे जाते हैं। श्वसन रोगी, दमा रोगी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के रोगी, हृदय रोग से प्रभावित व्यक्ति, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग, गर्भवती महिलाएं, शिशु और बच्चे, साथ ही वृद्ध लोग, इन पर वायु प्रदूषण का गंभीर और जटिल परिणाम होता है। आवश्यक है कि वातावरण में प्रदूषण का स्तर अधिक होने पर घर से बाहर न जाएं। यदि बाहर जाना जरूरी हो तो मास्क का प्रयोग करें। साथ ही प्रदूषण से बचाव के लिए सावधानी रखें। विशेष तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को लेकर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे उपाय करें जिससे वायु में प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। ध्यान दीजिए कि वायु प्रदूषण आपके स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित करता है, इसलिए सतर्क रहें और स्वस्थ व रोग मुक्त जीवन के लिए प्रदूषित वातावरण में न जाएं। साथ ही वायु में प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर को कम करने के लिए प्रयास करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कैसे वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सकता है, किस तरह से अपनी सुरक्षा की जाए और कौन से उपाय हम सभी को करने हैं, अपना योगदान देना है कि जिससे वायु में प्रदूषण का स्तर कम रहे, ये सब बातें आपको विशेषज्ञ बताएंगे। वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर क्या है दुष्प्रभाव और कैसे किया जा सकता है इनसे बचाव, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन फ्रॉम Medanta the Medicity and director of Medanta Medical School. Priorly, he was former director around for 5.5 years and head pulmonary medicine and sleep disorders at All India Institute of Medical Sciences. His areas of expertise are critical care, internal medicine, sleep disorders, metabolic syndrome and interventional pulmonology, pioneering work on respiratory muscle functions, lung cancer, asthma and COPD. He is Padma Shri and also been honored with BC Roy National Award for Eminent Medical Person of the Year, Lung India Award for Best Original Article in Lung India by Indian Chest Society, and advisor and consultant to various international and national bodies including WHO Geneva and IAEA Vienna. बहुत स्वागत है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आपका। आज के डिस्कशन में विशेष तौर पर बच्चों पर क्या प्रभाव होता है वायु प्रदूषण का और कैसे उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर कमल कुमार सिंगल, प्रोफेसर डिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एंड लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज विद ओवर 20 years of experience. His areas of expertise are asthma, childhood TB and interest is in pediatric bronchoscopy. He is in the core group of National Committees for Pediatric TB, Pediatric Asthma, Pediatric Pneumonia Guidelines. बहुत स्वागत है डॉक्टर कमल कुमार सिंगल। कैंसर्स किस तरह से बढ़ सकते हैं और इसमें वायु प्रदूषण का क्या कोई योगदान है, यदि हाँ तो कैसे इससे बचाव हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशल कालरा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज and Safdarjung Hospital, experienced medical oncologist with comprehensive expertise in solid tumors, hematologic malignancies, targeted therapies and clinical research, leading academic and clinical oncology services with a strong focus on evidence-based patient-centered care. Pioneered the first bone marrow transplant and CAR T-cell therapy performed in any central government hospital in the North India. बहुत स्वागत है डॉक्टर कौशल आपका भी। आज का जो विषय है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वायु प्रदूषण
यानी वातावरण जिसमें हम सब रहते हैं, सांस लेते हैं, हम सब पर प्रभाव डाल रहा है। तो इसे कम करने के लिए कोशिश भी हम सभी को करनी है। किस तरह के उपाय प्रभावशाली हो सकते हैं, ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न यदि आप पूछना चाहते हैं या फिर इससे जुड़ी कोई समस्या जिसका समाधान लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरह से हवा को साफ बनाया जा सकता है और अपनी सेहत को सुरक्षित रखा जा सकता है वायु प्रदूषण से। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, वायु प्रदूषण, क्योंकि श्वास हम सभी लोग लेते हैं, कितना महत्वपूर्ण है कि हवा स्वच्छ हो और कितना बड़ा खतरा है अगर वातावरण में प्रदूषण का स्तर ज्यादा रहता है? हम सभी को कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है? मैं तो ये मानना है कि बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम देखें तो पानी ऐसी चीज़ है जो हम प्योर कर सकते हैं, लेकिन हवा ऐसी चीज़ है जो हम ज़िंदगी में पहला, जो हम बच्चा पैदा होता है तो पहला सांस लेता है और मौत भी आखिरी सांस से ख़त्म होती है। तो सांस एक बहुत ज़रूरी ज़िंदगी के लिए एक विषय है, और अगर हम पूरी तरह से अच्छी सांस नहीं ले सकते हैं जी, तो उससे हमारे फेफड़ों पे ही नहीं, सारे शरीर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हम देखें, दुनिया का डेटा देखें, तो एक रिपोर्ट है जो ग्लोबल हेल्थ की रिपोर्ट है, उसमें ये माना गया कि 2024 में 8.1 मिलियन डेथ्स अकर्ड बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो नंबर इज़ स्टैगरिंग, और इसके लिए मैं कहता हूँ कि ये एक टाइप का एपिडेमिक या पैंडेमिक है जो एक साइलेंट किलर है। कि अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति एयर पोल्यूशन के कारण इसकी डेथ हुई, हम ये कह सकते हैं कि डेंगू के कारण इसकी डेथ हुई, कोविड के कारण इसकी डेथ हुई। एयर पोल्यूशन के कारण जो भी लोगों को सर्वाइवल में फ़र्क पड़ता है, उसका असर जो है उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, या उनकी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हार्ट की या लंग की प्रॉब्लम है उस पर होता है, और उसके कारण उनकी जो ICU एडमिशन बढ़ जाती हैं, एमरजेंसी एडमिशन बढ़ जाती है, लॉन्जिविटी बढ़ जाती है। इसलिए एयर पोल्यूशन इज़ अ मेजर हैज़र्ड, और हम सबको इसमें भागीदारी से इस एयर पोल्यूशन को कम करने का कई कदम उठाने चाहिए। जी, और सतर्कता की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि अक्सर जो हम सांस लेते हैं, यानी हवा में जो प्रदूषित कण होते हैं, वो हमें नज़र नहीं आते। ठीक उस तरह से जो कहते हैं कि अगर घाव दिखाई ना दे, यानी गुम चोट होती है, वो ज़्यादा गंभीर हो सकती है। ठीक उसी तरह अगर श्वास के ज़रिए आपके शरीर में प्रदूषित कण जा रहे हैं तो वो आपके पूरे शरीर पर, पूरे स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकते हैं। डॉक्टर कौशल, कितना अहम है कि हम सभी जो है इस खतरे को समझें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि अभी तो वातावरण में धुंध या धूल नज़र नहीं आ रही, तो शायद हम सुरक्षित हैं, या अगर सुरक्षा के लिए काम करना है तो वो कोई और होगा, समस्या यदि होनी है तो किसी और को होगी। क्योंकि जैसा डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका इल्ज़ाम सीधा वायु प्रदूषण पर तो जाता नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। वायु प्रदूषण को हम लोग सभी नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, टोबैको स्मोकिंग, हमें सब पता है कि नुकसान करती है, बट वायु प्रदूषण ऐसी चीज़ है जो नज़रअंदाज हो रहा है। और वायु प्रदूषण एक्चुअली बॉडी को, आपकी बॉडी को खोखला कर देता है एक तरह से। तो वो सभी मतलब जो भी इंसान है, वायु प्रदूषण की वजह से उसकी बॉडी खोखली हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसको तरह तरह की बीमारियां जल्दी पकड़ता है, और वो उसको आगे होने वाले कंसिक्वेंसेस के लिए वो ज़्यादा प्रोन हो जाता है, ज़्यादा उसकी तरफ बढ़ जाता है, उसको ज़्यादा नुकसान होने की तरफ बढ़ जाता है। तो वायु प्रदूषण पे इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आज वायु प्रदूषण आज ही होगा, इसका 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद होगा। तो वायु प्रदूषण पे नियंत्रण करने की, कंट्रोल करने की, और अपनी बॉडी फिजिक्स पे कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है, ताकि हम भविष्य में होने वाले खतरे से बच सकें। क्योंकि इसका परिणाम अधिकतर एक दिन में नहीं आता, बहुत सालों तक चलता है। डॉक्टर कमल सिंघल, क्या बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम और उनकी सेहत कैसी रहेगी, कितना प्रभावित कर रहा है वायु प्रदूषण या प्रदूषण का जो बढ़ा हुआ स्तर है वातावरण में? क्योंकि सांस से लेकर सांस तक जीवन का जो पूरा चक्र है, उसमें शुरुआती दौर से ही अगर बच्चे बहुत ज़्यादा प्रदूषित वातावरण में रहेंगे, किस तरह के दुष्प्रभाव हो सकते हैं सेहत पर?
वायु प्रदूषण का बच्चों पे न सिर्फ शॉर्ट टर्म या एकदम से जो प्रभाव पड़ता है वो दिखाई देता है, पर इसके दूरगामी प्रभाव भी होते हैं। अब बच्चे जो होते हैं आमतौर पर सांस थोड़ा तेज़ लेते हैं बच्चे, और अगर आप देखें अगर वो रोड पे चलेंगे तो उनका जो लेवल होता है वो थोड़ा नीचे होता है, तो प्रदूषण और ज़्यादा उनको प्रभावित करता है। और इनके दूरगामी प्रभाव ये होते हैं कि अगर हम शॉर्ट टर्म देखें तो बहुत हमारे यहीं पर हमने एक स्टडी की थी कि अगर पोल्यूशन लेवल ज़्यादा हो तो अगले एक हफ्ते के अंदर हमारे यहाँ इमरजेंसीज़ में वो बच्चे सांस की बीमारियों से उनका जो नंबर है वो ऑलमोस्ट 20 से 30% बढ़ जाता है। और जो हम बात कर रहे थे दूरगामी प्रभाव, ये पोल्यूशन न सिर्फ शॉर्ट टर्म एकदम से असर करता है, दूरगामी प्रभावों में होता है कि जो हमारा जो जेनेटिक्स है, हमारा जो जीन्स हैं, उन पे भी एक छाप छोड़ देता है कि हमारी जीन्स तो नहीं बदलेगा लेकिन जीन को स्विच ऑफ और स्विच ऑन एक कई मैकेनिज्म से ये कर सकता है। तो इसका प्रभाव एकदम शुरू से लेकर के अंत तक जाता है और हमारे जीवन काल में तो रहेगा लेकिन हमारी आगे की पीढ़ियों तक पे असर डाल सकता है। बेहद महत्वपूर्ण बात है कि न सिर्फ हम ये समझें कि खुद को तो जो है इसके प्रभाव में डाल ही रहे हैं, यानी अपनी सेहत प्रभावित हो रही है, लेकिन आने वाली तमाम पीढ़ियां उनकी सेहत पर भी इसके दुष्परिणाम दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं और हानि हो सकती है। डॉक्टर गुलेरिया, कौन से वो प्रदूषित कण हैं जिनको हम पॉल्यूटेंट्स के रूप में जानते हैं? क्या सिर्फ जो कण नजर आते हैं, धूल मिट्टी आजकल नजर आती है, धुंध सी छाई रहती है, क्या सिर्फ वहीं तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पोल्यूटेंट्स तो कई टाइप के होते हैं। अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो किसी सोर्स से बनते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे किसी फैक्ट्री से आ रही हो, या कई जैसे हम कहते हैं स्टबल बर्निंग, या जो खेतों में क्रॉप बर्निंग की जाती है जी, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, इस टाइप के जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ज़्यादातर देखे जाते हैं। एक और है पार्टिकुलेट मैटर, और कुछ होते हैं जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो हवा में धूप के साथ मिलके फिर नए उस टाइप के पोल्यूशन बन जाते हैं। तो अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो कई पोल्यूटेंट्स जो ऐसे हैं जो हम पीएम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं और जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा फिक्र रहता है, वो पीएम का मतलब पार्टिकुलेट मैटर का साइज़ जो है। अगर पीएम पार्टिकुलेट मैटर बड़े साइज़ के होंगे तो हमारे वो गले में, नाक में वो से आगे नहीं जाएंगे, और PM10 से जो पार्टिकुलेट मैटर है जिनका 10 माइक्रोन से ज़्यादा डायमीटर है वो आगे नहीं जाते। लेकिन कुछ पार्टिकुलेट मैटर ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, हमारे जो एक बाल है उससे भी कई गुना छोटे होते हैं, जिनको कहते हैं PM2.5, या आजकल हम अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर जो PM0.1 माइक्रोन के होते हैं उनकी बात करते हैं। और ये जो पार्टिकुलेट मैटर हैं ये हमारे जो गले से जो फिल्टर्स हैं, नाक में जो बाल हैं, उनके फिल्टर्स को क्रॉस कर जाते हैं और हमारे फेफड़े में पहुंच जाते हैं। और ये PM2.5 हमारे एल्वुलाई जो बिल्कुल फेफड़े के आखिरी हिस्सा है उसमें जाके सोजिश करते हैं, खांसी करने लगते हैं, सांस की नाली को में सूजन आ जाती है और लोगों को छाती में जकड़न होने लगती है, दमे वाले मरीज़ को तकलीफ़ होती है। और कुछ पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर जो हैं वो हमारे जो लंग्स से ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, तो हमारे खून की नाली में आ जाते हैं, और खून की नाली में आने से वो शरीर के हर हिस्से में जा सकते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, खून की नालियाँ सूज जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम अब का डेटा देखें, जो नई स्टडीज़ आ रही हैं उसमें पार्टिकुलेट मैटर जो हैं उसके साथ साथ कई और चीज़ें मिल जाती हैं जिसको हम कहते हैं टॉक्सिक हिच हाइकर्स, जो पार्टिकुलेट मैटर के साथ मिलके हमारे जो है खून की नाली में पहुंच जाती हैं। वो आर्सेनिक हो सकता है, कैडमियम हो सकती हैं। तो टॉक्सिक जो मटेरियल हैं जब वो हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं तो हमारे ब्रेन पे भी असर करते हैं, और कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि रैपिड एजिंग, डिमेंशिया, पार्किंसोनिज्म, ये भी जो है पोल्यूशन से इसका डायरेक्ट लिंक है। हार्ट डिजीज़ का लिंक भी है और लंग डिजीज़ का लिंक भी है। एम्स की एक स्टडी ने ये भी दिखाया कि गठिया की बीमारियां जो हैं वो भी इसके कारण बढ़ जाती हैं। तो अगर हम बात करें, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फेफड़ों की या हार्ट से ही एयर पोल्यूशन पे असर होता है, ये सारे शरीर पे असर करते हैं, क्योंकि जो पार्टिकुलेट मैटर हैं जो हम देख नहीं पाते, बहुत फाइन है, वो हमारे सारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं। जी, तो इनका जो प्रभाव है, जो प्रदूषित कण हैं, न सिर्फ फेफड़ों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं बल्कि हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं, कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, और इसका संबंध ऑटो इम्यून डिजीजेस के साथ भी देखा गया है। डॉक्टर कमल सिंगल, बच्चों के स्वास्थ्य को, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उन्हें इस समय पर जब थोड़ा थोड़ा सर्दी आने लगती है, चेंज ऑफ वेदर है, चेंज ऑफ सीजन है,
ऐसे में देखा जाता है कि ये जो तमाम पार्टिकल्स हैं ये थोड़ा लोअर लेवल पर ही सेटल्ड रहते हैं। कितना ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी कम है। अगर बच्चे जो हैं प्री टर्म हैं तो उसके अंदर न सिर्फ इम्यूनिटी कम है बल्कि दूसरे फैक्टर्स भी शामिल हो जाते हैं। बहुत छोटे बच्चे और फिर स्कूल गोइंग किड्स, दोनों में ही बताएं कि किस तरह के सावधानी पूर्वक उपाय करना सुरक्षित रख सकता है उनको। तो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, खासकर जिसे हम कहते हैं इन्फेंट्स, 1 साल से कम के बच्चे, ऐसे बच्चे आम तौर पर घर के अंदर ही रहते हैं। अगर आपको उनको घर के बाहर ले जाना हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस समय, जिस समय की पोल्यूशन सबसे कम होता है, जो कि आमतौर पर दोपहर के आसपास, अर्ली मॉर्निंग्स और लेट इवनिंग्स, यानी कि बिल्कुल सुबह सुबह या बहुत शाम के टाइम पर ये पोल्यूशन जो होता है वो ज़्यादा सतह के पास बैठा होता है। तो उस समय आप कोशिश करें कि छोटे बच्चों को उस समय बाहर ना लेके जाएं। किसी के लिए भी उस समय के लिए एक्सरसाइज करना ठीक नहीं है। छोटे बच्चे क्योंकि घर के अंदर रहते हैं तो एयर पोल्यूशन, अभी हम जिस तरह समझते हैं ना कि एयर पोल्यूशन सिर्फ घर के बाहर होता है, हवा में होता है, एयर पोल्यूशन आपके घर के अंदर भी होता है। तो उस चीज़ों को आप बचाव कर सकते हो। किसी भी तरह की स्मोकिंग, चाहे वो हुक्का हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, ये सब भी उतना ही पोल्यूशन करते हैं घर के अंदर और उतना ही नुकसान करते हैं। ये सब आपके हाथ में है बचाना। तो जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनका काफ़ी समय घर के अंदर ही व्यतीत होता है, तो उनके बचाव के लिए ज़रूरी है कि आपके घर के अंदर का एयर पोल्यूशन पहले कंट्रोल होना चाहिए, जो कि आपके व्यक्तिगत तौर पे आपके हाथ में होता है। अब स्कूल जाने वाले बच्चों की हम बात करते हैं तो एक जो वक्त होता है कि आप किस समय बच्चा खेलेगा, बच्चे का खेलना उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने साथ के बाकी बच्चों के साथ खेले, वहीं से ज़िंदगी बच्चा सीखता है। तो वो हम बंद कर दें वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि जिस दिन के जिस समय प्रदूषण का या पोल्यूशन का इफ़ेक्ट थोड़ा कम होता है उस समय बच्चे जा पाएँ। वो बेहतर ये रहता है कि धूप जब निकली हो, दिन के टाइम, दोपहर के टाइम, वही बेहतर समय होता है। शाम और अर्ली मॉर्निंग्स के लिए आप अवॉइड करें। मास्क की जहाँ तक बात है, हम लोग बच्चों में मास्क आम तौर पर अवॉइड करते हैं और एक्सरसाइज करते हुए भी मास्क अवॉइड करते हैं कि क्योंकि उसकी वजह से एक ज़ोर पड़ता है बच्चे के ऊपर ज़्यादा। तो ये आप सावधानियां बरतें तो सिर्फ पोल्यूशन घर के बाहर नहीं, घर के अंदर भी होता है, दोनों का ख्याल रखें। जी, तो इसलिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ ना की जाए और इसमें वायु प्रदूषण क्योंकि एक बड़ा रोल प्ले करता है, एक बड़ी भूमिका निभाता है, इसलिए दूर करने की कोशिश यानी उसको कम करने के उपाय भी हम सभी को करने हैं। जागरूकता की शुरुआत होती है प्रश्न पूछने से। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनका सवाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर क्या है दुष्प्रभाव और कैसे किया जाए उनसे बचाव। इस विषय पर प्रश्न पूछने के लिए कॉल कर रहे हैं MR यादव जी छत्तीसगढ़ से। बहुत स्वागत आपका, पूछिए सवाल। नमस्ते सर। जी नमस्कार। मेरा सवाल है सर, आज खाना बनाने में जो उपयोग हो रहा है LPG, उसका भी कहीं प्रदूषण होता है क्या? घर के अंदर में अपन आजकल क्या है कि मॉडर्न किचन बना रहे हैं जी, है ना, मॉडर्न किचन बना रहे हैं, ये सब चीज हो रहा है, AC चला रहे हैं घर में, इसका कितना प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण पर? जी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो LPG यूज़ की जाती है या जो किचन में बहुत ज़्यादा काम करती हैं महिलाएं, क्या उनको भी प्रदूषण, क्योंकि हम इंडोर पोल्यूशन की भी बात कर रहे थे, क्या वो हानिकारक हो सकता है? तो इंडोर पोल्यूशन एक और कारण है जिसके कारण बच्चों में भी और महिलाओं में ज़्यादातर असर पड़ सकता है। पहले इसका असर बहुत ज़्यादा देखा जाता था क्योंकि गांव में चूल्हे पे खाना बनाया जाता था और चूल्हे पे जब खाना बनता था तो लकड़ी यूज़ की जाती थी, भूसा यूज़ किया जाता था, गोबर यूज़ की जाती थी
और किचन बंद नहीं रहते थे, मतलब उसमें वेंटिलेशन नहीं होती थी, उसके कारण इंडोर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखा जाता था। और जो महिलाएं वहाँ खाना बनाती थी, उनके बच्चे भी वहीं पे खेलते थे, तो उनमें इसका बहुत दुष्प्रभाव देखा जाता था। लेकिन अब सरकार की कई ऐसी स्कीम्स आई हैं, उज्ज्वला स्कीम आई है जिससे एलपीजी यूज़ किया जाता है और सोलर भी यूज़ किया जाता है, और एक नए टाइप की स्मोकलेस चूल्हा भी एक नए टाइप का अप्रोच है। तो इन सब के कारण अब हमने देखा गया है कि जो इंडोर एयर पोल्यूशन जो खाना बनाने से था, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है, क्योंकि कई अब अच्छे कुकिंग के माध्यम शुरू हो गए हैं। लेकिन ये बात सही है कि अगर आप खाना बना रहे हैं किचन में, तो वो वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, उसमें एग्जॉस्ट लगाएं, क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी हो, खिड़कियां खुली रखें, क्योंकि खाना बनाते समय जो धुआं आता है, अगर वो अंदर इकट्ठा रहे तो उससे भी दुष्प्रभाव हो सकता है। जी, इसीलिए कहा जाता है कि वेंटिलेटेड किचन्स जितनी रखी जाएं उतना बेहतर होगा। डॉक्टर कौशल, कैंसर के साथ अगर लिंक देखें, किस तरह से जो वायु प्रदूषण है वो लंबे समय तक रहता है और कितने लंबे समय तक, एक सुजाता जी का प्रश्न भी है कि कितने लंबे समय तक अगर प्रदूषण में रहें तो इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। कैंसर्स के रूप में कौन से कैंसर हैं जिसका खतरा बढ़ता है और कैसे होता है इसका प्रभाव? देखिए, मुख्यतः लंग कैंसर, जो फेफड़ों का कैंसर है, वो वायु प्रदूषण की वजह से होता है। उसके कई कैंसर कारक होते हैं। PM 2.5 है, फॉर्मल्डिहाइड है जो वोलेटाइल कंपोनेंट है। ये चीज़ें बॉडी में जाती हैं, लंग की सेल्स को पेनिट्रेट करती हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है, उसके बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और फाइनली DNA चेंज होता है, म्यूटेशंस होते हैं जो कि फाइनली कैंसर में बदलते हैं। ये है। दूसरी चीज़, जो ये पार्टिकुलेट होते हैं, कई बार ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब होने के बाद शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुँचते हैं, जैसे कि कोलोरेक्टल कैंसर, आंतों का कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर भी कई स्टडीज़ बताती है, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। ल्यूकेमिया, खासकर बच्चों में, ये एक कैंसर कारक है। एयर पॉल्यूशंस, ब्रेन ट्यूमर भी ये एयर पॉल्यूशन कर सकता है, जिसके तरह तरह के मैकेनिज्म है। जी, जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उनके अलावा कुछ गैसें भी हैं जो मिला जुला कर पूरा खतरा बढ़ा देती हैं। ओजोन का भी काफ़ी जिक्र आता है डॉक्टर कौशल। हाँ, ओजोन एक्चुअली प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ओजोन की वजह से जैसे स्मॉग होता है, स्मॉग में तरह तरह के PM 2.5, ओजोन, तरह तरह की गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारी गैसेस मिलके पूरे वातावरण को दूषित कर देती हैं और फाइनली अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो तो उससे कैंसर बढ़ता है। जनरली 15 से 25 साल का पीरियड होता है एक्सपोजर, उसके बाद कैंसर का खतरा यूजुअली बढ़ता है। लेकिन हाईली पॉल्यूटेड एरिया में ये थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, 5 से 10 साल में भी हो सकता है। यूजुअली 5 से 10 साल में कैंसर के चेंजेस, प्रॉपर कैंसर नहीं बनता, जैसे मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, डिफरेंट फेजेज ऑफ कैंसर होती है, वो स्टार्ट होता है, वो फाइनली 15 से 25 साल में बनता है। पर हैवीली पॉल्यूटेड एरिया लाइक दिल्ली, ये जल्दी भी हो सकता है। जी, तो बहुत आवश्यक है कि खतरे को पहचान लें और उसके प्रति सतर्क हो जाएं। फिलहाल एक कॉलर है शिमला से, राकेश जी फोन लाइन पर। बहुत स्वागत राकेश जी, क्या है आपका सवाल? जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि हमारे शिमला में जो है ठंड पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, लकड़ी या प्लास्टिक की जो है पत्तियां जलाते हैं। तो जब सर्दी में जब क्या बोलते हैं, धुआं होता है तो हम आ सकते। तो हमें इस पे ये कहना चाहता हूँ मैं कि इससे हमें कितना जो है तापमान जो हमारा जो है वायु प्रदूषण जो है फैल सकता है, क्योंकि सर्दी में तो हम आग जलाते हैं। जी, बहुत सारी ऐसी जगह हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है और तरह तरह की चीज़ें जलाई जाती हैं जिससे जो है सर्दी का प्रभाव कम किया जा सके। कितना हानिकारक हो सकता है? तो इनकी बात बिल्कुल सही है। सर्दियों में ये चाहे हिमाचल हो या कश्मीर का एरिया हो, वहाँ पे लोग आग जलाते हैं, ठंड से बचने के लिए लकड़ी यूज़ करते हैं, कोयला यूज़ करते हैं, और क्योंकि ठंड होती है तो कमरा बंद रहता है, तो इसके कारण पोल्यूशन का असर देखा जाता है। कई स्टडीज़ हुई हैं, कश्मीर में हुई हैं। गुज्जर कम्युनिटी में एक टर्म यूज़ किया जाता था, गुज्जर लंग, कि जो गुज्जर कम्युनिटी में लोग खाना भी और गर्म रहने के लिए आग जलाते थे, उसके कारण उनके फेफड़ों में इतना असर पड़ता था कि उनके फेफड़े बिल्कुल ख़राब हो जाते थे। तो इसलिए वो एक बीमारी का नाम दिया गया। इसलिए इनकी बात सही है कि हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आजकल और जो सेफ़र मीन्स ऑफ हीटिंग है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हीटर हो, चाहे और चीज़ें हो, उनको यूज़ करना चाहिए। जो पहले हम यूज़ करते थे, कोयला जला के या लकड़ी जला के अपने आप को गर्म रखते थे, वो एक
अच्छा मीन्स नहीं है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मीन्स नहीं है और पोल्यूशन के चांसेस इससे बढ़ जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सर्दियों में जैसे शिमला जैसे इलाका है या जम्मू कश्मीर जैसा एरिया है जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ पे अब जो है बेटर क्वालिटी फ्यूल हमें यूज़ करना चाहिए। लकड़ी और कोयले से पोल्यूशन, इंडोर पोल्यूशन बढ़ जाता है। जी, इसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं डॉक्टर कमल सिंघल। अगर ऐसे में बच्चे भी उसी रूम में या उसी जगह पर उपस्थित हैं, क्योंकि इंडोर्स में ज़्यादातर खिड़कियां बंद रहती हैं जब सर्दी ज़्यादा होती है, मान लीजिए अगर कोई अंगीठी जला रहा है, हालांकि अब कम जलाई जाती है, उसके अलावा फायर प्लेस में तो चिमनीज भी होती हैं, ब्लोअर्स का भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बच्चे अगर उस रूम में हैं, क्योंकि ब्लोअर्स में ड्राई हॉट विंड आती है, उसमें से एयर होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, किस बात का ध्यान रखना है जिससे जो हानिकारक प्रभाव है वो ना हो? गर्मी तो एक ठीक बात हुई कि थोड़ा सा वार्म हो जाता है एटमॉस्फेयर, किन बातों का ध्यान रखना है अगर रूम में हीटर या ब्लोअर भी चल रहा हो? तो इसको दो तरह से समझते हैं कि पहले कि अगर एक कमरे में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उस कमरे का टेम्परेचर या उस कमरे का तापमान कितना रखना चाहिए जो कि उसके लिए सही रहेगा, और दूसरा उसको कमरे को गर्म रखने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो लकड़ी जलानी हो चाहे कोयला जलाना हो, ये ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपके कमरे में वेंटिलेशन नहीं है तो अगर ये लकड़ी कोयला अगर बंद कमरे में आप जलाएंगे तो उस कमरे की ना एक तरह से ये ऑक्सीजन ही सोख लेता है, तो ये एक्चुअली जानलेवा भी हो सकता है। अगर आपने बंद कमरे के अंदर अंगीठी जलाई तो इसका असर बहुत तेज़ी से होता है एकदम। तो आपने बंद कमरे में कभी भी लकड़ी कोयला इस तरह का जलाना अवॉइड करना चाहिए, अगर आप ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है और उसकी वजह से जो इंडोर पोल्यूशन होगा उसके अपने प्रभाव होंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर एक बच्चा छोटा है, खासकर जैसे न्यू बॉर्न बच्चा है, किसी के नवजात शिशु है, तो उनका सवाल ये होता है कि हम कमरे को कितना ठंडा रखें कितना गर्म रखें। तो अगर आपको उसका अंदाज़ा लगाना है तो आप ये समझिए कि जितने कपड़ों में आप एज एडल्ट या माता पिता आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपको उससे बस एक लेयर और एक्स्ट्रा बच्चे को देनी है। तो जिस कमरे में आपको कंफर्टेबल या आप ठीक महसूस कर रहे हैं, जो कपड़े आपने पहने हैं उससे एक लेयर और उस बच्चे को पहनाएंगे, तो इन कपड़ों की टर्म्स में अगर आप देखें तो उतना काफ़ी है। तो लगभग यही आता है कि इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको कितना, क्योंकि वक्त के साथ मौसम ठंडा होगा गर्म होगा, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना कमरे को ठंडा या गर्म रखना पड़ेगा। जी, और ये भी ध्यान रखना है कि आप गर्मी बढ़ाने के चक्कर में, यानी उसका टेम्परेचर रूम का ठीक हो जाए, अपने रूम को गैस चेम्बर ना बना दें, क्योंकि बच्चों के लिए, आपके लिए, सभी के लिए हानिकारक हो सकता है। कितनी बार हमने सुना है कि रात को अंगीठी लगाकर या कुछ ऐसा कोयला या लकड़ी जलाकर सोए और सुबह फिर जब उन्हें निकाला जाता है कमरे से तो उनकी हालत या तो बहुत गंभीर होती है या फिर कुछ करने के लिए बचता नहीं है। एक और कॉलर दिल्ली से हमारे साथ दिनेश जी फोन लाइन पर, बहुत स्वागत दिनेश शर्मा जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैम, मैं ये जानना चाह रहा था पोल्यूशन से बचने के बारे में कि हमको मेन डोर के जो कमरे हैं वो बंद रखने चाहिए या खुले रखने चाहिए? जी, मेन डोर को बंद रखा जाए या खुला रखा जाए, डॉक्टर कमल सिंघल क्या कहना चाहेंगे? तो सिर्फ पोल्यूशन नहीं, मेन डोर से बहुत कुछ आ सकता है, तो रात को आपको मेन डोर तो बंद करना पड़ेगा। पर ये जो हमारा जो सलाह ये है कि वेंटिलेशन रहे, तो आप खिड़कियां खोल सकते हैं ताकि हवा की आवाजाही चलती रहे, क्योंकि कमरे में जब आप रहते हैं तो तो आपको फ्रेश एयर थोड़ी चाहिए ही होती है। लेकिन जैसे मैं बता रहा था कि अर्ली मॉर्निंग्स और इवनिंग्स, जो सुबह और शाम का वक्त होता है जिसमें पोल्यूशन ज़्यादा होता है, उस समय आप बंद रखें, पर दिन के टाइम में अच्छे से आप दरवाजे खिड़कियां सब खोल सकते हैं, क्योंकि उस समय पर पोल्यूशन का, बाहर के प्रदूषण का प्रभाव सबसे कम होता है। जी, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अगर अपना घर जो है सील कर लिया, हालांकि यह हो नहीं पाता है क्योंकि खिड़कियों दरवाजों में दरारें भी काफ़ी होती हैं, तो वो दिन भर जो है दरवाजे या खिड़कियां खोलते ही नहीं हैं। आपसे ये समझ लें कि अगर कोई बिल्कुल भी ये सोचकर कि बाहर वायु प्रदूषण है, डोर्स को बिल्कुल नहीं वेंटिलेट नहीं कर रहा है, रूम को, डोर्स को, विंडोज़ को बिल्कुल नहीं खोल रहा है, क्या वो भी हानिकारक होगा? हाँ, फ्रेश एयर आनी चाहिए अंदर, लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि उसी टाइम पे आनी चाहिए जब बाहर पोल्यूशन लेवल सबसे कम हो। तो सुबह शाम जो हो ग्राउंड लेवल पोल्यूशन ज़्यादा रहता है, क्योंकि ठंड के कारण ग्राउंड लेवल पे पोल्यूशन ज़्यादा रहता है। जब धूप निकल जाती है दोपहर को तो ग्राउंड लेवल पोल्यूशन कम होता है, क्योंकि हॉट एयर से वो पोल्यूटेंट्स हवा में ऊपर उठ जाते हैं, तब हम खिड़कियां खोल के थोड़ा सा घर फ्रेश एयर कमरे के अंदर आ सकती है। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आने लगे हैं। डॉक्टर कौशल, शिखा जी का एक ईमेल है, वो ये जानना चाह रही हैं कि मान लीजिए किसी को एयर पोल्यूशन की वजह से
लंग कैंसर होता है फैमिली में, माता या पिता को, तो क्या जब हम बात करते हैं फैमिलियल रिस्क की, यानी एक परिवार में अगर कैंसर हो रहा है तो बच्चों को या जनरेशन्स को भी रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन जब इसे एयर पोल्यूशन के साथ जोड़ा जाए, यानी कैंसर का कारण कहीं एयर पोल्यूशन था, तो ये जो फैमिली हिस्ट्री वाली बात है क्या उसके साथ भी संबंधित होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता उसके साथ संबंधित होगी। कुछ कैंसर जेनेटिक कैंसर होते हैं, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, वो फैमिलियल हो सकते हैं। एयर पॉल्यूशन कैन बी प्रेसिपिटेंट, वो उसको उजागर कर सकता है, जल्दी डेवलप कर सकता है, ये एक रीज़न हो सकता है, बट एयर पॉल्यूशन के कारण कैंसर जेनेटिक हो ऐसा नहीं है। जी डॉक्टर कौशल, किस तरह से हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उन पर प्रभाव पड़ता है पॉल्यूशन के कणों का? क्योंकि जैसा हमने आप विशेषज्ञों से समझ लिया है कि जो छोटे छोटे कण हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स जो हैं पोल्यूशन के, वो सिर्फ फेफड़ों में नहीं जाते बल्कि ब्लड्स के साथ मिक्स होकर ब्लड स्ट्रीम में जाकर और फिर कोशिकाओं पर भी प्रभाव डालते हैं। बहुत अधिक प्रदूषित वातावरण हो और प्रोलॉन्ग स्टे हो, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत हाई पोल्यूटेड एरियाज में ही रहते हैं सालों से, क्या उनके जो जीन्स हैं या सेल्स हैं कहीं ना कहीं मॉडिफाई होंगे? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स प्रोड्यूस होंगे बॉडी में, कार्सिनोजेंस जो है, क्या उनका प्रोपोर्शन लिफ्ट हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसे कि PM 2.5 और जो हानिकारक जो पदार्थ जो पॉल्यूशन के थ्रू हमारे बॉडी में जाते हैं, ये सेल्स को डीप पेनिट्रेट करते हैं। 2.5 स्मॉल साइज, वो डीपर टिश्यू तक जाता है, वो बहुत ही अंदर तक जाता है, इन्फ्लामेशन करता है, उससे बहुत से सब्सटेंस रिलीज होते हैं जैसे कि इंटरल्यूकिन 2, 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, फिर ये भी ब्लड में जाके आगे कैंसर कर सकते हैं दूसरे शरीर के अंगों में, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं खुद भी एब्जॉर्ब होके शरीर के दूसरे हिस्सों में जाके कैंसर डेवलप कर सकते हैं। कुछ पार्टिकल्स या कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं जो सीलियाँ होते हैं हमारी फेफड़ों में, वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं, फिर वहाँ से मूवमेंट करके वो ईसोफेगस में मतलब जो फूड पाइप है इसके अंदर से आके यहाँ पर भी कैंसर ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ कैंसर को सेल्स की जो होती है प्रीमेच्योर एजिंग करते हैं, देखिए सेलुलर एजिंग जो है एक कारण है कैंसर का, तो ये प्रीमेच्योर एजिंग कर देते हैं। तो प्रीमेच्योर एजिंग से कैंसर डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है और जल्दी कैंसर होने की संभावना होती है इस प्रीमेच्योर एजिंग में। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जैसे मैंने बोला, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है डॉक्टर कौशल, जरा विस्तार से समझा देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? जी, जब ये पार्टिकल्स एल्वियोलाई में जाते हैं, फेफड़ों में जाते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करते हैं, इन्फ्लेमेशन के बाद बहुत सारी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होती है। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती है और आगे जाके DNA में चेंज करती है। DNA में चेंज से म्यूटेशंस होते हैं, सेलुलर एजिंग होती है और आगे जाके ये कैंसर का रूप धारण कर सकती है। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जी, दीपिका जी का एक सवाल है डॉक्टर कमल सिंगल कि बाहर जब देखते हैं मौसम थोड़ी सी धुंध छाई होती है तो ऐसा लगता है कि सर्दियाँ आ गई, लेकिन कई बार ये पता चलता है कि ये स्मॉग है। क्या फ़र्क है फॉग और स्मॉग में और कितना हानिकारक हो सकता है स्मॉग? तो फॉग तो समझिए कि ना एक तरह से पानी और भाप है कि मौसम जब ठंडा होता है तो जो भाप नीचे से उठती है तो ठंडे मौसम की वजह से पूरी तरह उड़ के नहीं जाती और वहीं पर स्टे कर जाती है। तो फॉग जिसे आप कहते हैं तो वो तो एक तरह की भाप है जिसमें कि कोई नुकसान नहीं होगा, पर जब उस फॉग के अंदर प्रदूषण का जहर मिल जाता है, जिसमें कि आप कहेंगे कि ये PM 2.5, 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे जब उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं तो वो बन जाता है स्मॉग। तो पुराने ज़माने में इसे स्मोक प्लस फॉग के मिक्सचर को हम बोलते थे स्मॉग। तो ये बहुत हानिकारक होता है। जहाँ तक फॉग की जहाँ तक बात है, फॉग से आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन स्मॉग जो है वो पूरा एयर पोल्यूशन का आपके ऊपर दुष्प्रभाव डालेगा। जी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत अब हो ही गई है, एक तो प्रदूषण और ऊपर से मौसम भी ठंडा, ऐसे में जिनको पहले से किसी श्वसन समस्या की जो है प्रभाव है या फिर जो ऐसी फैमिली में आते हैं जिनकी फैमिली में रिस्क हो, क्या ऐसे में जो इसका प्रभाव है वो मल्टीप्लाई हो जाता है? क्या पहले अगर किसी को समस्या नहीं है, मान लीजिए दमा अभी तक नहीं था, क्या वो अग्रवेट हो सकता है या पहली बार भी इस समय पर उत्पन्न हो सकता है? दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जिन लोगों को ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस की तकलीफ़ है, दमे की शिकायत है, ब्रोंकाइटिस है, COPD है, उन लोगों में जब पोल्यूटेंट से हवा में जाते हैं तो इन्फ्लेमेशन करते हैं, सांस की नाली में सोजिश हो जाती है और उनकी सांस की तकलीफ़ बढ़ जाती है, खांसी होने लगती है, सांस लेने में मुश्किल होती है और कभी कभी इमरजेंसी में जाना पड़ता है। और जब पोल्यूटेंट लेवल ज़्यादा एकदम बढ़ जाते हैं तो अडल्ट्स में और बच्चों में इमरजेंसी विजिट्स और हॉस्पिटल एडमिशन जो हैं
वो अगले 4 से 6 दिन में एकदम बढ़ जाती हैं। दूसरा रहा कि जिन लोगों को कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, उनमें अगर हम देखें तो जब पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं, एयर क्वालिटी जो पुअर या वेरी पुअर या सीवियर रेंज में आ जाती है, तो जब वो ऐसी वातावरण में सांस लेते हैं तो कुछ लोगों में जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सांस में छाती की नाली में सोजिश होने के कारण कंस्ट्रिक्टिव सेंसेशन होने लगती है, उनको लगता है कि सांस खुल के नहीं ले पा रहे, और कुछ हद तक जो हम कहते हैं एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी, सांस की दमे जैसे सिम्टम्स होने लगते हैं कि सांस की तकलीफ हो रही है, खांसी हो रही है, खुल के सांस नहीं ले पा रहे, और कई दफ़ा वो रात को एकदम नींद खुल जाती है कि सांस नहीं आ पा रहा। तो ये भी एक एक्यूट इफेक्ट है जो हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन के साथ नॉर्मल लोगों में भी हो सकता है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ सहदेव हैं फरीदाबाद से। बहुत स्वागत सहदेव जी, पूछिए सवाल। हाँ नमस्ते मैडम। डॉक्टर साहब, सभी डॉक्टर सेवर्स को, लाइफ सेवर्स को नमस्ते। आपको सर, मुझे मार्च 2024 में COPD पोल्यूशन की वजह से हुआ था जी, और वेट भी कम हो गया था 4 साढ़े, तो 8-10 दिन एडमिट हो गए, ट्रीटमेंट हुआ था। और 2012 में मुझे लिम्फोमा भी हुआ था, इनिशियल स्टेज में पकड़ा गया था, और नवंबर 22 में MTB बताया गया था, खांसी बहुत हो गई थी, तो उन्होंने कहा था नॉन कंटेजियस है जी। तो मैं आपकी एडवाइस या और कुछ भी आप बताना चाहें? थैंक यू इन एडवांस। सहदेव जी, आपकी एज कितनी है? एज मेरी 73 होने वाली है जी। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया 73 है इनकी एज। हाँ, तो इनका बात सही है कि आजकल अगर हम देखें तो हम पहले बहुत ज़्यादा फोकस करते थे COPD की रिस्क फैक्टर स्मोकिंग से, धूम्रपान के कारण, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन के कारण भी COPD का प्रिवेलेंस जो है बढ़ रहा है, और COPD अब हम नॉन स्मोकर्स में जो एयर पोल्यूशन जैसे वातावरण में, जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है वैसे वातावरण में रह रहे हैं, उनमें देखा जा रहा है, और उसके कारण लंग की इम्यूनिटी कम हो जाती है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जैसे ये कह रहे थे इनको बाद में इन्फेक्शन भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है इनडायरेक्टली पोल्यूशन के साथ लिंक्ड हो सकती हैं, और जैसे हमने शुरू में कहा कि ये एक साइलेंट किलर है। इसमें अब ये कहना कि ये पोल्यूशन के कारण है, ये मुश्किल हो जाता है, लेकिन कई डेटा ये दिखाता है कि ये जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, इसका कहीं ना कहीं पोल्यूशन के साथ लिंक डेफिनेटली है जी। और न सिर्फ अगर प्रॉब्लम को शुरुआत नहीं कर रहा है तो उसको बढ़ा भी रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, क्या ऐसे में अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, प्रोलॉन्ग्ड है, और लंग्स को डैमेज हो जाता है, जैसे COPD या बहुत TB वाले केसेस में भी देखा जाता है, क्या जो पोल्यूशन से डैमेज हो रहा है फेफड़ों को, वो अगर व्यक्ति स्विच करता है जगह, वो जो रिवर्स हो सकता है, क्या ये डैमेज रिवर्सिबल हो सकता है क्या? तो अगर हम ये देखें कि अगर पोल्यूशन लेवल, और इसमें स्टडीज़ हैं, बच्चों में भी है, अडल्ट्स में भी हैं, और बाहर की स्टडीज़ हैं जिन्होंने डेटा देखा कि बच्चे जो पहले हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन में रह रहे थे और फिर बेटर लेवल पोल्यूशन कम हो गया तो उसमें रह रहे थे, उसमें ये देखा गया कि लंग ग्रोथ जो है बच्चों में तो रिकवरी हो जाती है, पिकअप हो जाता है। ओल्डर एज ग्रुप में ये देखा गया है कि जो हम कहते हैं डिक्लाइन इन लंग फंक्शन, कि अगर हम ऐसे वातावरण में रह रहे हैं तो हमारी जो लंग की कैपेसिटी जो डिक्रीज़ हो रही है, उसकी जो रेट ऑफ डिक्लाइन है वो कम हो जाती है। ये नहीं कि वो रिवर्स हो जाती है, लेकिन जो रेट ऑफ डिक्लाइन है, जैसे अगर हम ये बात करें कि उम्र के हिसाब से हमारा जो लंग की कैपेसिटी है वो लगभग 30 ml हर साल कम होती है। जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस है या जो पोल्यूशन के लेवल के कारण फेफड़े में असर पड़ रहा है, उनकी लंग की कैपेसिटी 70 से 100 ml हर साल कम हो सकती है। तो ये जो रेट ऑफ डिक्लाइन है, ये अगर हमारा वातावरण बेटर हो जाए तो इससे ये कम हो सकता है। दूसरा जो एक्यूट इफेक्ट्स हैं, जैसे कुछ लोग जब यहाँ दिल्ली में रहते हैं और जब वो कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में हम बाहर चले गए, हम साउथ चले गए या किसी और जगह चले गए, अपने रिश्तेदारों के यहाँ या बच्चों के यहाँ चले गए, वहाँ पे पोल्यूशन कम थी तो हमारी सर्दियाँ बेटर रही। उसका यह मतलब कि जो एक्यूट इफेक्ट्स हैं वो भी नहीं होते, जैसे हॉस्पिटल के एडमिशन्स हैं, नेबुलाइजर की ज़रूरत पड़ जाए या दवाइयाँ बढ़ानी पड़ जाएँ, वो भी कम हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी है से का भी बेनिफिट है अगर पोल्यूशन कम हो जाए, और शॉर्ट टर्म एक्यूट जो एडमिशन्स हैं या मेडिसिन बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी उसमें भी फ़ायदा पड़ता है। जी, नोएडा से एक कॉलर हमारे साथ अनिल कुमार जी फोन लाइन पर। स्वागत आपका, पूछिए सवाल अनिल जी। अनिल जी, हमारी आवाज़ सुन पा रहे हो तो सवाल पूछे जी। 11 साल का बच्चा है, तो उसको ना जैसे मौसम चेंज होता है तो उसको छींके, नाक से पानी और सांस लेने में तकलीफ हो जाती है उसको, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी, डॉक्टर सिंगल।
11 साल के बच्चे को अगर आप कहें कि जब भी मौसम चेंज होता है उस समय छींके, नाक से पानी की दिक्कत आती है, तो ये एलर्जी के लक्षण हैं। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसको इन्फेक्शन हो जाता है हर बार, और जिसको एलर्जी होती है उसको जब भी मौसम बदलेगा या जब भी कोई वजह ऐसी आएगी जिससे कि वो एलर्जी प्रेसिपिटेट हो सकती है, तो ये सिम्टम आएंगे। तो इलाज इसी पर डिपेंड करता है कि एक साल में कितनी बार, कितनी देर के लिए और कितने ज़्यादा सिम्टम आते हैं। इन तीनों के बेस पे ही हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि इसको इलाज किस तरह का देना है। अगर किसी को बहुत कम देर के लिए, साल में बहुत कम टाइम के लिए आता है, तो हम शॉर्ट टर्म दवाइयाँ देंगे, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन। पर अगर किसी को बार बार दिक्कत शुरू हो रही है, तो फिर हमें उसको रिकरेंस को दोबारा से होने के लिए रोकने के लिए लंबी दवाइयाँ शुरू करनी पड़ सकती हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं सिम्टम्स, ये इसको नाक की एलर्जी कहते हैं, अंग्रेजी में हम कहेंगे तो एलर्जिक राइनाइटिस। तो ये नाक की एलर्जी है। अगर इसी के साथ उनको मान लो सांस की भी दिक्कत हो रही हो, तो फिर हमें एज़मा या दमे के लिए भी बच्चे को देखना चाहिए। जी, बहुत बार लोग समझ नहीं पाते छोटे बच्चों में डॉक्टर सिंघल के बच्चे को दरअसल हो क्या रहा है। किस तरह के लक्षण बताना चाहेंगे जो माता पिता बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, जिन्हें लेकर सतर्क रहें, चाहे बहुत छोटा बच्चा हो या स्कूल गोइंग किड हो, क्योंकि बच्चे अपनी बात अक्सर बोल नहीं पाते और माता पिता समझ नहीं पाते। तो ये आपका जो सवाल है, ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बच्चों को समझने के लिए बच्चा हर चीज़ नहीं बताता, तो हमें देख के ही समझना पड़ता है कि वो क्या कहना चाहता है बिना कहे। तो अगर बहुत छोटा बच्चा है और उसको किसी भी तरह की सांस की दिक्कत है, तो वो कौन से लक्षण हैं जो कि अगर हैं तो आपको हॉस्पिटल या अस्पताल लेके जाना चाहिए बच्चे को। जी। तो बच्चा अगर 3 काम जिसे कहते हैं ना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, कि बच्चा अच्छे से सो पा रहा है, बच्चा अच्छे से खा पा रहा है या दूध पी पा रहा है, और बच्चा अच्छे से खेल पा रहा है। अगर ये 3 चीज़ें बच्चा अच्छे से कर रहा है, तो आप ये मानिए कि जो भी उसको दिक्कत है वो शायद इतनी खतरनाक नहीं है कि उसको हॉस्पिटल में एकदम से ले जाना पड़े। इलाज की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन एकदम से हॉस्पिटल ले जाना पड़े उसकी ज़रूरत नहीं है। पर अगर बच्चे को नींद ख़राब हो रही है, अगर वो सो नहीं पा रहा है, अगर वो खेल नहीं पा रहा है, और अगर वो खा नहीं पा रहा है, तो ये वो जिसे कहते हैं हम 3 डेंजर साइन है कि आपको हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा। अब लक्षणों की अगर हम बात करें, जैसे मैं कह रहा था कि किसी को दिक्कत या परेशानी सिर्फ अपर एयरवे जिसे कहते हैं नाक, गला, मुँह, इन सब में हो सकता है, या फेफड़ों के अंदर हो सकता है। अगर नाक, गला, मुँह की दिक्कत होगी तो सिर्फ जुकाम, खांसी, नाक से पानी, गला ख़राब, ऐसी आवाज़ें आएंगी। पर अगर उसको तेज सांस आने लग जाए तो हम कहते हैं कि उसकी नीचे की छाती में भी दिक्कत आ गई है, तो फिर उसके हिसाब से इलाज करना पड़ेगा। चाहे पर दिक्कत कहीं पे भी हो, अगर ये 3 काम प्रभावित हो जाएं तो आपको विशेषज्ञ से सलाह जरूर लेनी चाहिए। जी, और डॉक्टर कौशल, सबसे महत्वपूर्ण बात, आजकल इम्यूनिटी के नाम पर बहुत सारे सप्लीमेंट्स और तरह तरह की चीजें चल रही हैं, जिन्हें लेकर व्यक्ति स्वयं को बड़ा सुरक्षित महसूस करता है। क्या इस तरह का कोई आहार, सप्लीमेंट्स या कोई ऐसा मैजिकल इफेक्ट वाला कुछ खाया जा सकता है जिससे वायु प्रदूषण तो हो पर शरीर पर असर ना हो? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। एक्चुअली मैं जो ये मार्केट पे सप्लीमेंट मिलते हैं उस पर विश्वास नहीं रखता। आपको अपनी डाइट इम्प्रूव करना चाहिए, शुद्ध खाना खाना चाहिए। अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स आप खा सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स सबको खाना चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स। और जो फाइबर डाइट है, हाई फाइबर डाइट लें, ये अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। आपके जो एयर पोल्यूशन के होने वाले दुष्प्रभाव हैं उनको कुछ हद तक ये कम करते हैं। तो आपको पौष्टिक आहार लेना है, आपको बराबर नियमित रूप से पौष्टिक आहार लेना है और शुद्ध आहार लेना है, और फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, इसको आपको अपनी डाइट में ज़रूर रखना है। जी, और ये भी ध्यान रखना है कि पोषण तो ले रहे हैं लेकिन वो आर्टिफिशियल फॉर्म में न लिया जाए, क्योंकि जितना प्रकृति के करीब रहेंगे, प्राकृतिक रूप से चीज़ों को लेंगे, उतना ही आपका स्वास्थ्य बेहतर बनेगा। वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन के विषय में आज हम विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं। कुछ और जानकारी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। एयर पोल्यूशन किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और कैसे हो सकता है इससे बचाव, ये हम विशेषज्ञों से जान रहे हैं। कुछ और जानकारी लेते हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर कौशल कालरा, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर कमल कुमार सिंघल।
अब जानेंगे छोटी छोटी बातें, रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर कौशल आपसे कि क्या एयर पोल्यूशन सर्दियों में होना सामान्य है, तो चिंता ना करें? नहीं, बिल्कुल चिंता तो करनी है आपको एयर पोल्यूशन की। जी, क्या जो विजिबल होता है, जो नजर आए वायु प्रदूषण, वही हानिकारक है, अदरवाइज कोई चिंता की बात नहीं है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। एयर पोल्यूशन ज़्यादातर विजिबल नहीं रहता है। सिर्फ आउटडोर पोल्यूशन यानी जो प्रदूषण बाहर है वही हानिकारक होता है, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। डॉक्टर कमल। तो दोनों, बाहर का प्रदूषण हो चाहे वो घर के अंदर का प्रदूषण हो, दोनों ज़रूरी होते हैं। पर यह है कि बाहर का प्रदूषण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होती है, पर घर के अंदर के एनवायरनमेंट को आप काफ़ी हद तक खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर कौशल, ज़्यादा कुछ हुआ वायु प्रदूषण से तो सिर्फ श्वसन रोग ही होंगे, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है और श्वसन के अलावा दूसरे हार्ट के रोग हो सकते हैं और दूसरे तरह के कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर, आंतों का कैंसर, ये सभी एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकते हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, अगर गले में खराश हो, कफ हो, आवाज़ भारी हो जाए तो चिंता की बात नहीं है, खुद ही ठीक हो जाएगा? नहीं, अगर ये परसिस्ट कर रहा है तो ये चिंता की बात है और आपको अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए। जी, क्या सिर्फ प्री मैच्योर या जो बीमार शिशु हैं उन्हीं पर ही वायु प्रदूषण खतरे के रूप में आ सकता है? डॉक्टर सिंगल। वायु प्रदूषण सभी पे खतरे के रूप में आ सकता है, पर आपकी बात सही है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनके ऊपर इसका असर थोड़ा ज़्यादा होता है। जी, क्या इसका जो डीएनए पर डैमेज है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है? डॉक्टर कौशल। नहीं, डीएनए डैमेज अगर एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन एक बार डैमेज हो गया तो उसको मॉडिफाई करना जी पॉसिबल नहीं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, क्या अगर नाक में तेल डाला जाए, स्टीम ली जाए या गर्म पानी लिया जाए तो वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं यानी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। वायु प्रदूषण के प्रभाव तभी रहेंगे, सोर्स को प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। इन सारे माध्यम से पोल्यूशन से बचाव नहीं रहेगा। जी, जिस तरह से जो आदत है वो व्यक्ति को उसमें ढाल देती है, तो क्या जो बच्चे बहुत अधिक प्रदूषित वातावरण में रहते हैं डॉक्टर सिंगल, वो उससे इम्यून हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि इम्यून हो जाएंगे। प्रदूषण का प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों होते हैं। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं, आपकी जीन्स तक के ऊपर इसकी छाप छूट जाती है, जो कि आपके जीवन काल के बाद तक असर करती है। जी, वायु प्रदूषण को अगर कम करने के लिए प्रयास करने हैं तो किसी और को करने होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर कौशल, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। नहीं, प्रयास सभी एक जने को ही खुद ही करने पड़ेंगे, तभी जाके सामूहिक रूप से सफलता मिलेगी। प्रदूषण की वजह से क्या एस्थमा ट्रिगर हो सकता है या पहली बार भी उत्पन्न हो सकता है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। हाँ, एस्थमा पोल्यूशन के कारण ट्रिगर भी हो सकता है और जिन लोगों को एस्थमा की टेंडेंसी है उसमें ये पहली दफ़ा भी एक अटैक हो सकता है। डॉक्टर सिंगल, क्या बच्चों में मास्क का उपयोग करें और क्या सिर्फ कपड़े का मास्क लगाना ही काफ़ी है? देखिए, मास्क आमतौर पर हम छोटे बच्चों के अंदर मास्क नहीं एडवाइस करते हैं। आप कोशिश करें कि जहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण है वहाँ से बच्चे को ले जाना अवॉइड करें। और ख़ासकर जब बच्चे खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस समय पर मास्क उनके लंग्स के ऊपर ज़्यादा ही जोर डालेगा। जी डॉक्टर कौशल, अगर अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखी तो चाहे प्रदूषण हो या नहीं हो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, इम्यूनिटी मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना, पॉल्यूशन के दुष्प्रभाव तो होंगे जी। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, अगर मास्क पहना जाए चाहे कपड़े का ही हो तो वो हमारा हर तरह के प्रदूषण से जो है बचाव करेगा, तो उसको क्या पूरा दिन लगाया जाए और क्या एक्सरसाइज भी मास्क पहन कर करें? तो मास्क लगाने से कुछ हद तक बचाव हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से बचाव नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस ऐसे वातावरण में करें जब पोल्यूशन लेवल कम हो। मास्क के साथ एक्सरसाइज करना यूजुअली मुश्किल रहता है और लोगों को अगर मास्क लगा के एक्सरसाइज कर सकते हैं जब पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है तो वो बेहतर है, लेकिन यूजुअली ये काफ़ी मुश्किल देखा जाता है। जी, क्या बच्चों को नेबुलाइज करना अति उपयोगी हो सकता है जो बिना डॉक्टर की सलाह पर खुद ही किया जा सकता है घर पर? डॉक्टर सिंगल। नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह तो कभी भी नहीं, लेकिन जो नेबुलाइज़र हैं उससे बेहतर दवाइयाँ हमारे पास आजकल उपलब्ध हैं, जिसे हम MDI बोलते हैं, मीटर डोज इनहेलर, जिसको आम भाषा में पंप या पफ कहा जाता है। तो वो एक नेबुलाइज़र से बेहतर तरीका है। और नेबुलाइज़र में रिस्क होते हैं इन्फेक्शन के, कंटामिनेशन के, और उसके अंदर तो आमतौर पर बिना डॉक्टर की सलाह के आप नेबुलाइज़र इस्तेमाल ना करें। और एज ए विशेषज्ञ हम आजकल नेबुलाइज़र को की बजाय MDIs पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। जी
डॉक्टर कौशल, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे उन तमाम व्यूअर्स को जो खुद तो सुरक्षित रहना चाहते हैं, लेकिन करें क्या इसके लिए? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या योगदान दिया जा सकता है? वायु प्रदूषण के लिए पेड़ ज़्यादा लगाने सबसे इम्पोर्टेंट काम। अपने घर के आसपास पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। दूसरा, घर में सफाई रखें। कुछ भी ऐसी चीज़ जो प्रदूषण करती है उसको एग्रावेट ना करें। घर को वेंटिलेटेड रखें, खाना बनाने के टाइम वेंटिलेट, क्योंकि कुकिंग ऑयल वगैरह इसकी वजह से भी पोल्यूशन होता है। पेंट्स जो हम बोल रहे हैं वोलेटाइल होते हैं, उसके अंदर सब्सटेंस भी होते हैं। तो घर को स्वच्छ रखें, साफ रखें और वेंटिलेटेड होने चाहिए घर। जी, डॉक्टर कमल सिंगल, क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को वायु प्रदूषण के प्रभाव से कैसे बचाया जा सकता है? तो जैसे मैंने कहा कि जिस समय पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है उस समय आप बच्चे को आउटडोर ले जाने के लिए अवॉइड करें, अर्ली मॉर्निंग, शाम के टाइम पर। और जिस समय धूप निकली होती है उससे बच्चे को ज़रूर लेके जाएं, वो उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या एयर प्योरीफायर्स वायु प्रदूषण की समस्या का एकमात्र और प्रभावशाली समाधान है? साथ ही आपका संदेश। एयर प्योरीफायर्स बिल्कुल समाधान नहीं है, क्योंकि एयर प्योरीफायर्स आपको एक तरफ से एश्योरेंस देगा कि ये आपका अंदर का एनवायरनमेंट साफ़ है, लेकिन हमारे घर क्योंकि सील नहीं होते और कमरे बड़े होते हैं, एयर प्योरीफायर्स इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते। और संदेश में ये देना चाहूँगा कि एयर पोल्यूशन, जो वायु प्रदूषण है, एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसको हम हर साल देखते हैं। हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी तरफ से कदम उठाएं कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, अपना कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम कर सकते हैं, चाहे वो पैदल चलना हो, एनवायरमेंटली फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना हो, और बच्चों में, अडल्ट्स में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए वायु प्रदूषण के लिए प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर कौशल कालरा, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर कमल कुमार सिंगल। बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स को जागरूक करने के लिए और ये बताने के लिए कि वायु प्रदूषण किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और हमें क्या करना है उसको कम करने के लिए और ख़ुद को बचाने के लिए। कहा जाता है कि हर एक सांस हर पल के साथ हमारे जीवन से घट जाती है। कोई जी लेता है ज़िंदगी अपनी और किसी की ज़िंदगी कट जाती है। इसलिए ज़िंदगी को काटने का, यानी सिर्फ ज़िंदगी को बिताने का इरादा मत रखिए, ज़िंदगी को जीने का जज्बा रखिए। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि अपनी सेहत का ध्यान रखा जाए, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसको साफ रखा जाए, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हवा, पानी और हमारा आहार, इनके ऊपर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यही सब हमारे स्वास्थ्य में योगदान देते हैं। इसलिए जब वातावरण में प्रदूषण का स्तर ज़्यादा हो, एक्सरसाइज करने बाहर नहीं जाना है, इस तरह के फॉल्स फीलिंग में नहीं आना है कि हम तो सुरक्षित हैं, क्योंकि ये बात सभी के स्वास्थ्य की है, सभी के जीवन की है। इसलिए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए योगदान और भूमिका भी हम सभी को निभानी है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सेहत संबंधित जानकारी का सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे टोटल हेल्थ के माध्यम से। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मन